नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू डेली जीएस एनालिसिस। कल हमने जो है डी सीरीज़ के 16 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल किया था। आइए आगे के प्रश्नों को देख लेते हैं। तो ये जो है हमारा 17वां प्रश्न है। इसमें दो सूचियां दी गई हैं। सूची एक में महत्वपूर्ण निर्णय दिया गया है और सूची बी में जो है दूसरी सूची में समय दिया गया है। सबसे पहला जो है मेनका गांधी बनाम भारत संघ केस है, जो कि 1978 में था। उसके बाद है जो विशाखा केस था, ये विशाखा बनाम राजस्थान राज्य था, 1997 का केस है ये। उसके बाद जो लिली थॉमस केस है, सो लिली थॉमस बनाम भारत संघ 2013 का केस है। और के एस पुट्टास्वामी केस जो है 2017 का है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, कील नहर किन दो समुद्रों को जोड़ती है? ऑप्शन ए है कैस्पियन सागर और काला सागर, ऑप्शन बी है उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर, ऑप्शन सी है लाल सागर और भूमध्य सागर, या ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा यह है उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर। कील नहर उत्तरी जर्मनी में एक महत्वपूर्ण जलमार्ग है जो उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ता है। जोड़ने के लिए पूर्व की ओर से 58 किलोमीटर तक फैला हुआ है। ये दो समुद्रों के बीच सबसे सुरक्षित, सबसे सुविधाजनक और सबसे छोटा और सबसे सस्ता शिपिंग मार्ग है। ठीक है, यह वर्ष 1887 और वर्ष 1995 के बीच बनाया गया था और शुरू में जटलैंड यानी कि प्रायद्वीपीय डेनमार्क के आसपास उत्तर की ओर यात्रा करने के लिए जहाज़ों की आवश्यकता को समाप्त करके जर्मन सैन्य जरूरतों को पूरा किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा निर्भया कोष के बारे में सही है? यह एक गैर व्यक्तिगत निधि है, बी है कुछ पहलों के लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए फंडिंग पैटर्न 60/40 है, सी है वित्त मंत्रालय नोडल एजेंसी है, या डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा यह एक गैर व्यक्तिगत निधि है। अगला प्रश्न है, दो सूचियां दी गई हैं, एक तरफ प्रजातियां हैं, दूसरी तरफ जो है इसके संकेतक हैं, तो आपको जो है इनको सही मिलान करना है। सो इसमें एक तरफ जो है स्टोन प्लाई, उसके बाद काई, ग्रीचवुड और लाइकेन। सो इसको आपको मिलान करना है। तो पहले का जो ऑप्शन आएगा वो पहला हो जाएगा, स्टोन फ्लाई जो हो जाएगा ऑक्सीजन से संबंधित है। उसके बाद जो बी है उसका तीसरा हो जाएगा, यानी कि काई जो है अम्लीय मिट्टी है। सी का जो है दूसरा हो जाएगा और डी का जो है चौथा हो जाएगा, यानी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देख लेते हैं एक बार, निम्नलिखित में से राष्ट्रपति की शक्तियों के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो आपको बताना है कि राष्ट्रपति के शक्तियों के संबंध में कौन सा कथन सही है। पहला कथन है, उनकी पूर्व अनुमति के बिना संसद में कोई विधेयक प्रस्तावित नहीं किया जा सकता है। और दूसरा है, वह मृत्युदंड में क्षमादान कर सकते हैं लेकिन वह कोर्ट मार्शल द्वारा दोषी ठहराए गए व्यक्ति को क्षमादान नहीं दे सकते हैं। इसमें आपको जो है चार ऑप्शन दिए गए हैं, केवल एक सही है, एक और दो दोनों, केवल दो सही है, न तो एक और ना ही दो। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो है ऑप्शन डी, न तो एक और ना ही दो। अगला प्रश्न है, परमादेश रीट का क्या अर्थ है? परम आदेश रीट का क्या अर्थ है आपको बताना है। ऑप्शन ए है हम आज्ञा देते हैं, ऑप्शन बी है वर्जित करना, ऑप्शन सी है किस अधिकार से, या ऑप्शन डी है शरीर सहित पेश करना। सो परम आदेश जो रीट है इसका अर्थ होता है हम आज्ञा देते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने कार्बन बॉर्डर टैक्स प्रस्तावित किया है? ऑप्शन ए है संघाई सहयोग संगठन, ऑप्शन बी है यूरोपीय संघ, ऑप्शन डी है आर्कटिक परिषद, या ऑप्शन डी है उत्तर अटलांटिक संधि संगठन। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ प्रपोज द कार्बन बॉर्डर टैक्सेस? तो आपको बताना है कि कार्बन बॉर्डर टैक्सेस जो है किसने लगाया है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो है ऑप्शन बी, यानी यूरोपियन यूनियन, यूरोपियन संघ ने ये टैक्स जो है लगाया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन से सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ जीव मंडल रिजर्व दिया गया है और दूसरी तरफ जो है राज्य दिया गया है। देबांग अरुणाचल प्रदेश है, बी है सिमलीपाल राजस्थान, सी है शेखाचलम आंध्र प्रदेश, या डी है नौकरेक मेघालय। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो है ऑप्शन बी, यानी सिमलीपाल राजस्थान में जो है वो नहीं पड़ता है। अगर सिमलीपाल की बात की जाए तो ये उड़ीसा में आता है, नौकरेक मेघालय में आता है, ठंडा रेगिस्तान हिमाचल प्रदेश में है, नंदा देवी उत्तराखंड में है, देबांग अरुणाचल में है, पन्ना और पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में है, कच्छ गुजरात में है, सुंदरबन पश्चिम बंगाल में है, नीलगिरी तमिलनाडु में है, मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु में है, और ग्रेट निकोबार अंडमान निकोबार में आते हैं। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री को प्राइमस इंटर पारेस किसने कहा था? तो प्रधानमंत्री को प्राइमर इंटर पारेस किसके द्वारा कहा गया है? रामसे मेयोर,
मुनरो, लॉर्ड माले या एच.जे. लस्की द्वारा? किसके द्वारा कहा गया है? इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो है ऑप्शन डी, ऑप्शन सी यानी कि लॉर्ड माले द्वारा। बौद्ध धर्म के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? पहला कथन है यह बुद्ध की मूर्ति पूजा में विश्वास करते हैं, और दूसरा कथन है ध्यान महायान बौद्ध धर्म के जैन संप्रदाय की सबसे विशिष्ट विशेषता है। इसमें नीचे दिए गए कूट में से आपको सही उत्तर का चयन करना है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो है ऑप्शन बी, 1 और 2 दोनों सही हैं। अगला प्रश्न है डिजिटल कॉमर्स के लिए ओपन नेटवर्क, आपको बताना है कि ONDC यानी कि डिजिटल कॉमर्स के लिए ओपन नेटवर्क जो है स्थापित किया गया है। ऑप्शन ए है भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण द्वारा यानी टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा। ऑप्शन बी है केंद्रीय सूचना आयोग द्वारा। ऑप्शन सी है उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग द्वारा, या ऑप्शन डी है विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो है ऑप्शन सी यानी कि उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग द्वारा। अगला प्रश्न है देवराय, देवरहाटी और देवगुड़ी महत्वपूर्ण पवित्र उपवन है कहाँ पे? ऑप्शन ए है झारखंड में, ऑप्शन बी है उत्तराखंड में, ऑप्शन सी है मेघालय में, या ऑप्शन डी है महाराष्ट्र में। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो है ऑप्शन डी यानी कि महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न है मंत्रिपरिषद की सलाह को राष्ट्रपति के लिए कौन सा अनुच्छेद बाध्यकारी बनाता है? तो आपको बताना है कि मंत्रिपरिषद की सलाह के लिए जो राष्ट्रपति है इनका जो है कौन सा अनुच्छेद जो है इनको बाध्यकारी बनाता है। सो 29वें क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो है अनुच्छेद 74। अगला प्रश्न है निम्नलिखित राजवंशों पर विचार कीजिए और उन्हें उनके शासन काल के कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले हर्यक, शिशुनाग, नंद और मौर्य। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सबसे पहले हर्यक आएंगे, उसके बाद जो है शिशुनाग, फिर उसके बाद नंद और उसके बाद मौर्य आ जाएंगे। ठीक है जी। हर्यक वंश की अवधि थी 544 से 412 ईसा पूर्व। शिशुनाग की जो समय अवधि थी ये 413 ईसा पूर्व से लेकर के 394 ईसा पूर्व तक। नंद वंश जो है 345 ईसा पूर्व से 331 ईसा पूर्व, और मौर्य वंश जो था 321 से 185 ईसा पूर्व तक। अगला प्रश्न है अर्थव्यवस्था की स्थिति रिपोर्ट जारी की गई। अर्थव्यवस्था की स्थिति रिपोर्ट के बारे में बताना है। जारी की गई नीति आयोग द्वारा जारी की जाती है, विश्व बैंक द्वारा जारी की जाती है, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी की जाती है, या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी की जाती है। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो है भारतीय रिजर्व बैंक। अर्थव्यवस्था की स्थिति रिपोर्ट कौन जारी करेगा? तो यह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जारी करेगा। अगला प्रश्न है लुप्त प्रायः प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर अभी समय यानी कि साइट्स जिसको बोलते हैं, कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड एंड एंडेंजर्ड स्पीसीज जिसे कहा जाता है फुल फॉर्म में, के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कथन 1 है इसे वाशिंगटन अभिसमय के नाम से भी जाना जाता है। कथन दूसरा है प्रत्येक संरक्षित प्रजाति या जनसंख्या को 5 सूचियों में से एक में शामिल किया जाता है जिसे परिशिष्ट कहा जाता है। अब नीचे दिए गए कूट में से आपको सही उत्तर का चयन करना है। ऑप्शन ए है केवल 1, ऑप्शन बी है 1 और 2 दोनों, ऑप्शन सी है केवल 2, या ऑप्शन डी है न तो 1 और ना ही 2। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो है ऑप्शन ए, यानी कि इसे वाशिंगटन अभिसमय के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन शहरी सरकार का एक उपक्रम है? ऑप्शन ए है छावनी बोर्ड, ऑप्शन बी है टाउनशिप, ऑप्शन सी है पोर्ट ट्रस्ट, या ऑप्शन डी है उपयुक्त में से सभी। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है उपयुक्त में से सभी, यानी कि सभी जो हैं एक शहरी सरकार का प्रकार होते हैं। अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ जो है बौद्ध प्रतिशत दिया गया है और दूसरी तरफ अध्यक्षता के बारे में लिखा गया है। सो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा आपको बताना है कि कौन कौन सी बौद्ध संगतियाँ कब कब हुई थी। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो है ऑप्शन ए, यानी कि प्रथम बौद्ध संगति जो है महाकाश्य ने करवाई, दूसरी जो है सबकामी ने, तीसरी जो है मोगलीपुत्र तिस, और चौथी जो है वसुमित्र ने करवाई थी। अगला प्रश्न है विजय दिवस मनाया जाता है। आपको बताना है कि विजय दिवस कब मनाया जाता है, 15 दिसंबर को, 16 दिसंबर को, 17 दिसंबर को, या 18 दिसंबर को। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन बी, यानी कि 16 दिसंबर को।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से दो युग्म सुमेलित हैं, सही सुमेलित है। एक समय तरफ अभिसमय है और दूसरी तरफ जो है संबंधित दिया गया है। लंदन समुद्री प्रदूषण, रॉटरडैम जो है वनस्पति और जीवों का अवैध व्यापार, स्टॉकहोम अनवरत जैविक प्रदूषण या बेसल ग्रीन हाउस गैसेस। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन बी 1 और 3, यानी कि ये सही सुमेलित है और ये सही सुमेलित है, बाकी सारे इनकरेक्ट सुमेलित किए गए हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं एक बार। संघ लोक सेवा आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन या कौन से कथन सही है। पहला कथन है, यूपीएससी के अध्यक्ष या सदस्य को संविधान में उल्लिखित आधार पर ही पद से हटाया जा सकता है। दूसरा कथन है, यूपीएससी के सदस्य राज्य सरकार के साथ भविष्य के रोजगार के लिए पात्र हैं। तो आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा। ऑप्शन नीचे दिया गया है कूट, उसमें से सही उत्तर का चयन करना है। पहला है केवल एक सही है, दूसरा है 1 और 2 दोनों, तीसरा है केवल 2 और चौथा है ना तो 1 और ना ही 2। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो है ऑप्शन 1, यानी कि यूपीएससी के अध्यक्ष या सदस्य को संविधान में उल्लिखित आधार पर ही पद से हटाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युद्धों पर विचार कीजिए और उन्हें कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहला है चंदावर का युद्ध, दूसरा है सामूगढ़ का युद्ध, तीसरा जो है आपका हाइडस स्पेस का युद्ध और चौथा है दसराग्य का युद्ध। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो है ऑप्शन 1, यानी कि सबसे पहले जो है दसराज का युद्ध हुआ था, उसके बाद जो हाइड स्पेस का युद्ध हुआ था, उसके बाद जो है चंदावर का युद्ध और उसके बाद जो है सामूगढ़ का युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न है, नवीनतम विमानन सुरक्षा रैंकिंग के अनुसार भारत की क्या रैंकिंग है। ऑप्शन ए है 48वीं, ऑप्शन बी है 50वीं, ऑप्शन सी है 44वीं या ऑप्शन डी है 53वीं। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो है आपका ऑप्शन ए, यानी कि 48वीं। अगला प्रश्न है, वर्ष 2001 में क्योटो प्रोटोकॉल के तहत निम्नलिखित में से किसकी स्थापना की गई थी। ऑप्शन ए है हरित जलवायु कोष की, ऑप्शन बी है अनुकूलन निधि की, ऑप्शन सी है वैश्विक पर्यावरण कोष की या ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। सो 40वें का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो है ऑप्शन बी, यानी अनुकूलन निधि की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक निकाय है। ऑप्शन ए है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, ऑप्शन बी है राष्ट्रीय महिला आयोग, ऑप्शन सी है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग या ऑप्शन डी है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो है ऑप्शन ए, यानी राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। अगला प्रश्न है, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है। कौन से उपनिषद से सत्यमेव जयते शब्द को जो है लिया गया है। आपके ऑप्शंस हैं कठोपनिषद, जबाल उपनिषद, मुंडकोपनिषद या छांदोग्य उपनिषद। सरल सा प्रश्न है, तो इसका क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन सी, मुंडकोपनिषद। 43वां क्वेश्चन है आपके सामने, दिसंबर 2022 में निम्नलिखित में से किसने नेपाल के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। ऑप्शन ए है केपी शर्मा ओली, ऑप्शन बी है झालानाथ खाला, ऑप्शन सी है पुष्प कमल दहल या ऑप्शन डी है सुशील कोइराला। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो है ऑप्शन सी, यानी कि पुष्प दहल कमल। 44वां प्रश्न है, साइलेंट वैली आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। ऑप्शन ए है इसे उत्तराखंड सरकार द्वारा लॉन्च किया गया था, ऑप्शन बी है यह इलेक्ट्रॉनिक कचरे से निपटने के लिए एक पहल थी, ऑप्शन सी है इसकी शुरुआत केरल के सदाबहार वर्षावन की रक्षा के लिए हुई थी या ऑप्शन डी है इसकी शुरुआत 1956 में केंद्र सरकार ने की थी। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो है ऑप्शन सी, यानी कि इसकी शुरुआत केरल के सदाबहार वर्षावन की रक्षा के लिए की गई थी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, भारत के महान्यायवादी देश के सर्वोच्च विधि अधिकारी होते हैं। ऑप्शन बी है नीति आयोग न तो संवैधानिक निकाय है और ना ही वैधानिक निकाय है। तीसरा कथन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में 3 सदस्य और 1 अध्यक्ष होता है। और चौथा है, संथानम समिति ने केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना की थी। इसमें आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इन 4 ऑप्शंस में से आपको बताना है कौन सा सही है। पहला है 1 तथा 2 दोनों सही हैं, दूसरा है 2 तथा 3, तीसरा है 3 तथा 4 और चौथा है 1 तथा 4। सो आपको बताना है 45वें का करेक्ट आंसर क्या रहेगा। इसका ऑप्शन करेक्ट रहेगा 1 तथा 2, यानी कि भारत का महान्यायवादी देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। और दूसरा है नीति आयोग न तो संवैधानिक निकाय है और ना ही वैधानिक निकाय। अगला प्रश्न देख लेते हैं एक बार।
विशिष्टाद्वैत सिद्धांत के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए है माधवाचार्य, ऑप्शन बी है वल्लभाचार्य, ऑप्शन सी है आदि शंकराचार्य, ऑप्शन डी है रामानुजाचार्य। सो आपको बताना है कि विशिष्टाद्वैत सिद्धांत के संस्थापक कौन थे। क्वेश्चन नंबर 46 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर डी यानी कि रामानुजाचार्य। अगला प्रश्न है, होर्मुज जल मध्य डमरू स्थित है। ऑप्शन ए है अदन की खाड़ी के मुहाने पर, ऑप्शन डी है मैक्सिको की खाड़ी के मुहाने पर, ऑप्शन सी है ओमान की खाड़ी के मुहाने पर, या ऑप्शन डी है फारस की खाड़ी के मुहाने पर। सो 47 का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो है ऑप्शन डी यानी कि फारस की खाड़ी के मुहाने पर। अगला प्रश्न है, एक ही खेत में दो या दो से अधिक फसलों को उगाना पहली फसल के विकास के बाद दूसरी फसल के रोपण को कहा जाता है। रो इंटरक्रॉपिंग, ऑप्शन बी है स्ट्रिप क्रॉपिंग, ऑप्शन सी है एले क्रॉपिंग, या ऑप्शन डी है रिले क्रॉपिंग। तो आपको बताना है कि एक ही खेत में दो या दो से अधिक फसलों को उगाना पहली फसल के विकास के बाद दूसरी फसल का रोपण क्या कहा जाता है। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो है ऑप्शन डी यानी कि रिले क्रॉपिंग। अगला प्रश्न है, विजिबल ब्लोअर्स संरक्षण अधिनियम 2014 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन या कौन से कथन सही है। पहला कथन है यह विशेष सुरक्षा समूह पर लागू नहीं होता है। दूसरा कथन है प्रकटीकरण केवल लिखित रूप से किया जाता है। तो नीचे दिए गए कूट में से आपको सही उत्तर का चयन करना है। पहला ऑप्शन है केवल एक सही है, दूसरा है एक तथा दो दोनों, तीसरा है केवल दो और चौथा है न तो एक और ना ही दो। सो 49 का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो है ऑप्शन ए केवल यह विशेष सुरक्षा समूह पर लागू नहीं होता है। अगला प्रश्न है, मौर्य राजा बिंदुसार किस संप्रदाय या धर्म के अनुयायी थे। ऑप्शन ए है आजीवक, ऑप्शन बी है जैन धर्म, ऑप्शन सी है बौद्ध धर्म, या ऑप्शन डी है ब्राह्मणवाद। सो 50वें का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो है आजीवक। में से किसने वर्ष 2022 को अभूतपूर्व भूखमरी का वर्ष कहा है। ऑप्शन बी है संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम, ऑप्शन बी है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, ऑप्शन सी है वेल्थुंगर हिल्क, या ऑप्शन डी है संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद। सो 51वें का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो है ऑप्शन ए यानी कि संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम। अगला प्रश्न है, ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट GRIHA विकसित किया गया था। ऑप्शन ए है ऊर्जा और संसाधन संस्थान द्वारा, ऑप्शन बी है ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा, ऑप्शन सी है विद्युत नियामक आयोग द्वारा, या ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो है ऑप्शन ए यानी कि ऊर्जा और संसाधन संस्थान द्वारा। अगला प्रश्न है, सबसे पहले लोकपाल की संस्था किस देश में बनाई गई थी। ऑप्शन ए है फ्रांस, ऑप्शन बी है स्वीडन, ऑप्शन सी है ऑस्ट्रेलिया, या ऑप्शन डी है कनाडा। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो है ऑप्शन बी यानी कि स्वीडन। सबसे पहले लोकपाल की संस्था जो देश बनाया गया था वो था स्वीडन के अंदर। अगला प्रश्न है, सम्राट अकबर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं। पहला कथन है उन्होंने हिंदुओं पर लगे जजिया कर को समाप्त कर दिया, और दूसरा है उन्होंने धार्मिक चर्चाओं के लिए इबादत खाने की स्थापना करी। नीचे दिए गए कूट में से आपको सही उत्तर का चयन करना है। पहला है केवल एक, दूसरा है एक तथा दो दोनों, तीसरा है केवल दो और चौथा है न तो एक और ना ही दो। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो है ऑप्शन बी, एक तथा दो दोनों ही सही हैं। 55वां प्रश्न है, स्ट्राइविंग फॉर क्लीन एयर ए पॉल्यूशन एंड पब्लिक हेल्थ इन साउथ एशिया शीर्षक वाली रिपोर्ट जारी की गई। ऑप्शन ए है जलवायु परिवर्तन से संबंधित अंतर सरकारी पैनल द्वारा, ऑप्शन बी है विश्व बैंक द्वारा, ऑप्शन सी है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा, या ऑप्शन डी है विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा। सो 55वें का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो है ऑप्शन बी यानी कि विश्व बैंक द्वारा। सो विश्व बैंक द्वारा जो है स्ट्राइविंग फॉर क्लीन एयर एंड एयर पॉल्यूशन एंड पब्लिक हेल्थ इन साउथ एशिया नामक जो है रिपोर्ट जो है जारी किया गया है। 56वां है, निम्नलिखित में से कैल्प वन किस बायोम का उदाहरण है। ऑप्शन ए है स्थलीय, ऑप्शन बी है मृदु जल, ऑप्शन सी है समुद्री, या ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा कैल्प वन जो है ये समुद्री बायोम का उदाहरण आते हैं। अगला प्रश्न है 57वां, निम्नलिखित में से किस संशोधन ने सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा दिया। ऑप्शन ए है 73वें संशोधन ने, ऑप्शन बी है 74वें, ऑप्शन सी है 93वां, या ऑप्शन डी है 97वां। सो 97वें क्वेश्चन का जो 57th का करेक्ट आंसर रहेगा
वो है ऑप्शन डी यानी कि 97। 58वां प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ राजवंश दिए गए हैं और दूसरी तरफ जो है राजधानी दी गई है। पल्लव आएगा, ये जो है कांची से संबंधित थे पल्लव। उसके बाद जो दूसरा आएगा चालुक्य, वो रहेगा बादामी से संबंधित। उसके बाद जो तीसरा चंदेल है, ये खजुराहो से संबंधित थे। और उसके बाद डी जो है इसका जो है तीसरा आएगा काकतीय यानी कि वारंगल। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। सो आज के लिए इतने प्रश्न हैं फ्रेंड्स। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आती है और आपको लगता है कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित हो रही है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें। अगर आप कमेंट के माध्यम से कोई सुझाव देना चाहते हैं तो ज़रूर दें। कोशिश करूँगा मैं जल्द से जल्द उस सुझाव को इम्प्लीमेंट करूँ। तब तक के लिए नमस्कार।